हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के विषय में। बच्चों, मोल को कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले तो आप जान लो कि मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है। आपने पढ़ा होगा 7 एसआई यूनिट, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो होते हैं मोल होते हैं। मोल को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट। बच्चों, केमिकल यूनिट बोलो, केमिकल इंटाइटीज बोलो, उसमें आपको एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन मिलेंगे। दे आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन। कहने का मतलब 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन में जो आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मिलेंगे। ठीक है ना? कितने मिलेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसी बुक में आपको 6.023 भी दिया हो, किसी को भी मान सकते हो। 22 भी करेक्ट है और 23 भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो हो गया 1 मोल, ये हो गया 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। ये पार्टिकल्स जो हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 1 मोल सोडियम एटम में 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल सोडियम के आयंस कितने होंगे? तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। बात समझ रहे हो ना? याद रहेगा ना? इसके बाद देखो, यहाँ पे हम मोल को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, अभी आपने देखा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले क्या देखा? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। और उस पार्टिकल में हम लोगों ने देखा क्या कि एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या जी में पढ़ेंगे? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। याद रहेगा ना? पहला क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, और दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि किसी भी गैस के 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। आप लीटर को कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके, किस चीज में? मिली लीटर में। तो याद रखना, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, तो बोलना 22.4 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम तो 22.4 लीटर। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, अब हम लोग इसमें मोल को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो इन टर्म्स ऑफ मास के विषय में हम बात करते हैं। किस विषय में? इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ मास। देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मास यदि मैं डिवाइड करूं तो इसका फर्दर मैं 3 क्लासिफिकेशन करूंगा। देखो, पहला है 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। क्या बोलूंगा? 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा अबाउट मोल के विषय में पूरा। ठीक है? फिर देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। और तीसरा याद रखेंगे 1 ग्राम फार्मूला मास। क्या याद रखेंगे? 1 ग्राम फार्मूला मास। बच्चों, फार्मूला मास जैसे कि आप आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हो ना, मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, तो उसमें हम लोग उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, उससे हम फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास हम नहीं फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप NaCl को देखो तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। NaCl का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फार्मूला मास। तो 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ क्या लोगे? आयोनिक कंपाउंड। क्या लोगे? आयोनिक कंपाउंड। याद रहेगा ना? इन टर्म्स ऑफ मास कैसे कैसे डिफाइन करोगे? इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एंड 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आपने देखा ना कि मोल को हम लोगों ने 3 तरीके से प्रेजेंट किया। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में आपसे यदि कोई पूछे कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं, तो क्या बताना? 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। 1 मोल ऑक्सीजन के आयंस कितने होंगे? तो 6.022 इंटू 10 पावर 23
आयंस होंगे और एक मोल ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि एक मोल ऑक्सीजन गैस में कितने आयंस होंगे, तो एक मोल ऑक्सीजन में देखो 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। चलो ये सब चीजें हम लोग आगे सीखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान। यहाँ पे आप समझना 3 तरह से मोल को, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मास। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं मोल का कन्वर्जन। ठीक है ना, मोल को एवोगैड्रोस कांस्टेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं एक आपको चार्ट बना के बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले मैं बीच में लिख लेता हूं मोल। ठीक है ना, क्या लिख लिया, मोल। अगर मान लो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट किसको बोलेंगे बच्चों, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। याद रखोगे, बेसिक चीजें हैं ये सब, क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 पावर 23 होगा। ठीक है ना। तो अगर आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट को मोल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ इंटाइटीज। क्या मिलेगा बच्चों, नंबर ऑफ इंटाइटीज। नंबर ऑफ इंटाइटीज का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आपको एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मोल में कितने एटम होंगे, जैसे मान लो 5 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, तो 5 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। बात समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना। 5 मोल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इस तरीके से आप मोल को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, तो नंबर ऑफ इंटाइटीज मिलेगा। नंबर ऑफ इंटाइटीज में आप याद रखना एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसी को आप मोल में आप डिवाइड करोगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, किससे, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। किसको डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ इंटाइटीज को। ठीक है ना, किसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इंटाइटीज को। बोलेंगे इतने एटम में कितने मोल्स होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। ठीक है ना। नंबर ऑफ, यहाँ पे इंटाइटीज लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ इंटाइटीज में क्या क्या आ सकते हैं, एटम आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स को अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना। मोल में बदलने के लिए नंबर ऑफ इंटाइटीज को क्या करना होगा, नंबर ऑफ इंटाइटीज में डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, तो मोल मिलेगा। मोल को एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इंटाइटीज मिलेगा। नंबर ऑफ इंटाइटीज के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब देखो यहां पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, अगर मान लो हम मोल में, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मोल में मल्टीप्लाई करते हैं बाय 22.4 लीटर, ठीक है ना। यदि मोल में अगर आप 22.4 लीटर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना। उस जो जिस भी सबस्टांस का आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा उसका आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। क्या चीज में, लीटर में। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कॉन्सेप्ट रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। समझ रहे हो ना। और इसी में यदि मान लो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरो हम उल्टा दिखा दिए, यहाँ एरो ऐसे दिखाते हैं, मल्टीप्लाई वाला को फॉरवर्ड एरो में, डिवाइड वाला को बैकवर्ड एरो में इधर दिखा देते हैं वापस मोल कन्वर्ट करने के लिए। अब मान लो वॉल्यूम को हमको वापस मोल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। वॉल्यूम को यदि हमें क्या चीज में कन्वर्ट करना हो, वॉल्यूम इन लीटर को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है ना। तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 लीटर से डिवाइड करना और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना।
क्लियर है ना। एक और इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे मोल को, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास, अगर आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मास ऑफ सब्सटेंस। क्या मिलेगा? मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। तो अगर किसी सब्सटेंस का मास फाइंड करना हो तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से? मोलर मास। और यदि आप मोलर मास से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास, तो किसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से? तो मास ऑफ सब्सटेंस को। किसको? मास ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस का मास में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा? मोल। क्लियर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पे हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। चलो मैं अब यूनिटरी रूल्स को भी फॉलो करूंगा और ये भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप समझोगे कि मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आई थिंक आपके लिए चार्ट काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलो बच्चों, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे देखो यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि कैलकुलेट, ध्यान देना, कैलकुलेट द मास ऑफ, फर्स्ट में एन एटम ऑफ कॉपर। ठीक है ना। और इसी का सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट अ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, बहुत आसान सा सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि मास कैलकुलेट करना है एक एटम ऑफ कॉपर का। ठीक है ना। तो देखो एक एटम ऑफ कॉपर का मास क्या होगा? तो देखो अगर आप कॉपर का मास देखेंगे तो 63.5 ग्राम आपको मिलता है। तो बच्चों ये जो मास होता है ना वो 1 मोल कॉपर का मास होता है। ठीक है ना। कितने कॉपर का मास होता है? 1 मोल कॉपर का मास होता है। अगर हम एक कॉपर का अगर मास कंसीडर करें, दैट इज एटॉमिक मास यदि बोला जाए, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो हो जाएगा बच्चों 63.5 यूनिफाइड यूनिट होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये यूनिफाइड यूनिट क्या होता है? तो बच्चों यूनिफाइड यूनिट क्या है? तो 1/12 ऑफ मास निकाल दो। ठीक है। आप 6.022 का वैल्यू देखो, ऐसे मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि यूनिफाइड यूनिट कैसे निकला समझना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 1 मोल का मास है, 1 मोल कॉपर का मास है, और 1 मोल कॉपर में होते हैं बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर्स के एटम होंगे। तो ये जो मास हो गया किसके, कितने कॉपर्स के हो गए? तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर, ये हुआ बच्चों 63.5 ग्राम हो गया। इसलिए यदि मास ऑफ एक एटम का पूछा जाए, ठीक है ना, ऑफ कॉपर, तो ये कितना होगा 63.5 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये हुआ एक एटम का मास, क्या चीज में? ग्राम में। अब आप इसी को लिख सकते हो 63.5 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ही कहलाता है 1 यूनिफाइड यूनिट का वैल्यू। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? 1 यूनिफाइड। तो इसका मतलब 63.5 यूनिफाइड हो जाएगा। अगर हमको यही बोलेगा कि कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ कॉपर इन ग्राम, अगर हमको बोलेगा ग्राम में अगर पूरा कन्वर्ट करने, तो आप इसमें इसको डिवाइड करोगे, 63.5 को डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलो इसका डिवाइड कैसे किया करेंगे, मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूं। ठीक है। तो इसका डिवाइड करके आंसर आ रहा है बच्चों 10.54 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। पर आप चेक कर लेना। ठीक है। तो देखो इसको अगर हमें डिवाइड करना होगा 63.5 में इससे, तो हमें ये एक कॉपर के एटम का मास मिल जाएगा। तो ग्राम में भी डिफाइन कर सकते हो और यूनिफाइड यूनिट में भी डिफाइन कर। देखो जमीन आसमान का अंतर है। कभी कभी क्या दे देगा ना कि आपको क्वेश्चंस पूछ देगा आपसे कि कॉपर के एक एटम का मास निकालो, और ये भी आंसर दे देगा और ये भी आंसर दे देगा।
ठीक है ना। और हो सकता है मल्टीपल चॉइस वाला होगा क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट है, तो वहां पे आप गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जनरली आपके माइंड में फोकस रहता है कि 63.5 यूनिफाइड यूनिट को हम करेक्ट माने, ठीक है ना। लेकिन आप 63.5 में से डिवाइड करोगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से, तो बच्चों इतना आएगा 10.54 इंटू 10 टू द पावर -23। अब ये जो होगा वैल्यू ग्राम में होगा, क्या चीज में होगा, ग्राम में। सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का आपको मास फाइंड करना है। फिर से देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों SO2 होता है। क्या होता है, SO2, ठीक है ना। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास अगर आप निकालना चाहोगे तो सल्फर का 1 इंटू 32 और ऑक्सीजन 2 इंटू 16 हो जाएगा, तो 32 64। चूंकि 1 मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, मोलर मास नहीं निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास को हम यूनिफाइड यूनिट में प्रेजेंट करेंगे। यही अगर मोलर मास बोलेंगे, मोलर मास ऑफ SO2 बोलेंगे, तो ये 64 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आंसर तो आपका 64 यूनिफाइड यूनिट हो गया एक मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का मास, लेकिन यही मास अगर ग्राम में पूछेगा तो क्या करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे बताओ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 अगर हमसे ग्राम में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर से 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है ना। तो देखो यही काम, देखो यहाँ पे कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट आपको बना के दे दिया था, ताकि ये चार्ट में आपको आसानी से समझ में आए। तो इतना यहाँ पे सेंस लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन चलो दोनों कॉन्सेप्ट को सीख के रखो, ठीक है ना। एक तो आप चार्ट के माध्यम से भी काम कर सकते थे और कॉन्सेप्ट पता होना भी जरूरी है, ठीक है ना। फिर से देखो 64 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो आंसर आएगा 10.62 इंटू 10 पे पावर -23। अब ये भी मास क्या चीज में होगा बच्चों, ग्राम में होगा, क्या चीज में होगा, ग्राम में। बात समझ रहे हो ना। तो चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोगों ने समझा। चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। बच्चों ओजोन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला O3 होता है। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, तो ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 64 ग्राम ऑफ ओजोन। चलो इसको भी कॉन्सेप्ट के आधार पे समझो पहले, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ओजोन। तो देखो फिर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल्स का, तो आंसर्स कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन O3 हुआ तो कितने एटम हो गए बताओ, इसमें 3 एटम हो गए, तो 3 एटम हो गए, इसका मतलब 3 इंटू 16 बराबर 48। एक अगर हम मॉलिक्यूल का मास बोलेंगे तो 48 यूनिफाइड यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। यही अगर हम एक मोल का मास पूछेंगे तो 48 ग्राम हो जाएगा। और अगर एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालना हो तो 48 में डिवाइड कर देंगे, कितना से, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 से, ठीक है ना। सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, तो कितने में पूछ रहा है, 64 ग्राम में। तो देखो 48 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसलिए एक में, इसलिए कितना में निकाल लेंगे, 64। यूनिटी रूल से ही बना सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि 48 ग्राम ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, सिंस 48 ग्राम ऑफ O3 molecules, 48 ग्राम ऑफ O3 molecules contains, देखो ये कॉन्सेप्ट के आधार पे बता रहे हैं, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम में आप निकाल सकते हो कितना, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना, 48।
8, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितना में कंसीडर कर लेंगे 64 ग्राम में। ठीक है, तो इंटू 10 पे पावर 23 बाय 48 इंटू 64। अब देखो ये क्या निकल रहा है बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ठीक है ना, ये क्या निकला हम लोग के लिए? मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। बट सवाल में हम लोग से पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। बच्चों एक मॉलिक्यूल O3 में कितने एटम है? 3 एटम है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? तो इस जितना भी आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो मॉलिक्यूल्स का नंबर है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे, चूंकि वन मॉलिक्यूल लिखेंगे ऑफ O3 कंटेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसलिए जितना आया है उसमें लिख देंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 64। O3 कंटेन 3 इंटू पूरा लिख दो 6.022 इंटू 10 पावर 23 बाय 48 इंटू कितना 64। अब आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो आंसर्स आएगा कितना, देखो 3 से काट दो, 3 इकाई 3, 3 छक 18, 6 18, 16 हो गया। फिर 4 इकाई 4, 4 छक 24, 4 चौका 16, फिर 2 दूना 4, फिर 4 चौका 16 काटो ना, 16 चौका 64, ऐसे भी तो कट रहा था। तो 6.022 इंटू कितना हो गया 4 इंटू 10 पे पावर 23, तो 6 चक 24 और 22 चौका 28, तो 24.088 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बना सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। आप वो चार्ट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तो उसमें क्या होगा आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ट आपके लिए है, आप वहां पे कंसीडर करना, और मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के आधार पर सारा सवाल बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो 3rd, जैसे मान लो एक सवाल ले रहे हैं कि एज्यूमिंग, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन पहले नोट करेंगे, एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मान लो आपको वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, ध्यान देना। पहला है द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी क्या रेडियस होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और ऐसा मान के चलना वाटर के मॉलिक्यूल का शेप जो होगा स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। चलो समझते हैं इसके आंसर को। देखो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है, बताओ कितना होगा। देखो डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा वॉल्यूम। ध्यान दो, डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, मास बट्टा वॉल्यूम। तो यदि मैं वॉल्यूम के विषय में आपसे पूछूं, ठीक है, वॉल्यूम के विषय में यदि पूछा जाए तो क्या लिखोगे बताओ। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना। अब देखो वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, और डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना वाटर की डेंसिटी। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम हमारे पास कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर तो 18 ग्राम है। अब ध्यान देंगे कि वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है कितने
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम है ना, चूंकि हम 18 ग्राम लिए हैं, 1 मोल लिए हैं, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बराबर जो है ये 18 सेंटीमीटर क्यूब है। याद रहेगा ना कितना है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम हो गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा जाए तो क्या दोगे? 18 बाय 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है ना? और ये भी यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करके कितना आएगा? तो 6 3 जा 18 ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स में ही लगेगा। रुक जाओ कैलकुलेट करने दो। 18 डिवाइडेड बाय 6.022 तो आएगा 2.989 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है ना? ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो निकल गया ना एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा बोल रहा है रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस फाइंड करना है। बच्चों पहले ही बोल दिया वाटर के मॉलिक्यूल स्फेयर के शेप में है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आप पहले मान लेना आर बी द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना? इसलिए यहां पे आप फार्मूला लगा देना 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों 2.989। 2.989 को 2.99 लिख ले इंटू 10 पे पावर -23। ठीक है? अब हमें वैल्यू फाइंड करना है किस चीज का? आर का। तो देखो आर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो पहले हम आर क्यू लिख लेंगे यहां से। तो 2.99 इंटू 10 पे पावर -23। ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3.14। ठीक है? अब देखो इसमें क्या करोगे? 2.99 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 8.97। ठीक है? इंटू 10 पे पावर -23। अब बट्टा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3.14 को तो 4 से तो आ जाएगा 12.56। ठीक है ना? देख लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है? इसके बाद इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.714 इंटू 10 पे पावर -23। अब हमको इसका चूंकि क्यूब रूट निकालना है तो हम एक पावर यहाँ पे -24 कर देते हैं तो 10 पे पावर -8 बाहर हो सकता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो तो 7.14 इंटू 10 पे पावर -24 होगा आर क्यूब। ठीक है ना? इसलिए आर बराबर क्यूब रूट 7.14 इंटू 10 पे पावर -24। वेट करो 7.14 का क्यूब रूट जो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7.14 दैट इज 1.93 और 10 पे पावर -24 है तो 10 पावर -8। अब क्यूब रूट वगैरह आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है ना? अगर नहीं पता होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा या मेरे चैनल पे ऐसा बहुत सारा वीडियो है, आप फाइंड करोगे क्यूब रूट स्क्वायर रूट का तो वहां पे मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरह से बहुत अच्छा सवाल था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in the following क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 460 ग्राम ऑफ H2SO4 है और बी में है 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। 460 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स है? फार्मूला से भी बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना? देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास ले लो तो 460 बाय इसका जो H2SO4 का मोलर मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये भी याद रखना नंबर ऑफ मोल्स अगर जब भी बोलेगा फाइंड करने तो जो गिवन मास है, ठीक है ना, जो भी गिवन मास है बट्टा मोलर मास ले लेना। ठीक है?
तो गिवन मास देखो 460 ग्राम दिया है और मोलर मास H2SO4 का 2 इंटू 1 प्लस 16 चौका 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सल्फर 32 होता है ना, तो 2 32 और 64, 4 2 6 2 8 6 3 9, 98 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। तो 460 में 98 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 4.69। कितना आ जाएगा, 4.69। समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP में कितने मोल्स होंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसी भी गैस का STP या NTP पे जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है एक मोल का। कितने का, एक मोल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो सेकेंड, ये तो ए का आंसर था। बी का आंसर देखो कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम दिया हो तो कैसे फाइंड करना, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। तो एनी गैस है तो SO2 गैस। सिर्फ गैस में ही ये वाला काम करोगे, सॉलिड लिक्विड में काम नहीं करेंगे। तो गिवन वॉल्यूम है 67.2, और किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 22 तिया 66, 4 तिया 12, 66 एक 67.2, 3 बार में देखो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 मोल्स होगा। कितना होगा बच्चों, 3 मोल्स। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो चलो, आई होप आपको थोड़ा बहुत मोल के विषय में आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाऊंगा मैं मोल कॉन्सेप्ट से, और वो 10 क्वेश्चन NCERT और साइड बुक के हेल्प से रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास फिर से मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पर बेस्ड होंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसके बाद का कॉन्सेप्ट रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट का। एक छोटा सा वीडियो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, मुश्किल से 10 मिनट का। और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद जो होगा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। और फिर जो भी केमिस्ट्री में बेसिक चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर NCERT सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आई होप आपको सब डेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो, मेहनत करो। थैंक यू।